तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा से इन सारी चीजों को फिल्टर करने का काम करती है किडनी। पूरे के पूरे फिल्टर्ड यूरिन को दोनों किडनी से लेके आ रहे हैं और कहाँ पे डालते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि एक है। फिर अगर हम डीसीटी में गए, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जितने भी ग्रीन कलर से मैंने बनाया है वो रीएब्जॉर्प्शन शो कर। और अगर ये राफ सिस्टम ऐसे वाइल्डली चलता रहे तो बीपी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके स्केलेटल मसल को डायरेक्ट इनर्वेट कर सकती है मोटर न्यूरॉन से। काउंटर करंट मैकेनिज्म, उल्टे डायरेक्शन में ब्लड जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ और एक और बार याद दिलाना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं कि आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और इसी दोनों प्रोसेस को अगेन रिपीट करना है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट ऑफ नीट माइंड मैप सीरीज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में पहले ही पढ़ा था कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है बॉडी में, है ना। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, है ना। आज हम इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे एक बार, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता है ना, तो हमें इंट्रोडक्शन को इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे में किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम फोकस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन बनता कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स है जिसके थ्रू यूरिन की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कैसे बनता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है। एंड फॉलोड बाय दैट हम बात करने वाले हैं सम डिसऑर्डर्स और भी बहुत सारे माइनर टॉपिक्स है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो मेनली हम एक्सक्रीशन कर किस चीज कर रहे थे और क्या है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। देखो, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और बॉडी फ्लूइड्स में भी ये पढ़ा था कि हर एक सेल को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, है ना, अपने मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस के लिए। और वो मेटाबॉलिज्म करते किसका है ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन से? कुछ न्यूट्रिएंट्स का। जैसे आपने ग्लूकोज लिया, अमाइनो एसिड लिया, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म होता है आपके बॉडी सेल्स के अंदर एरोबिकली ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन से। तो अब मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट्स निकला है वो प्रोडक्ट्स हो गया एक, या तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हुआ या कोई बाई प्रोडक्ट हुआ। तो मोस्टली CO2 एक्सक्रीट आउट होगा। उसके अलावा अमोनिया भी बनता है बॉडी में। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में अमोनिया ही बनता है, राइट। और भी कुछ अदर सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में बनेंगे, जैसे कि अमोनिया के अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं बाय कन्वर्टिंग द अमोनिया ओनली। तो अब CO2, H2O, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको एक्सक्रीट आउट करना है सेल से, क्योंकि इनकी अगर ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गई तो वो हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जितनी भी चीजें बन रही है इन सबका सेल से एक्सक्रीशन हो जाए, बाहर ये बॉडी से चला जाए। और ये एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर फेंकता कौन है? हमें पता है कि CO2 तो हमने एक्सहेल आउट करके निकाल दिया, लेकिन बाकी चीजों को कैसे एक्सक्रीट आउट करेंगे? ये तो ब्लड में घूम रहा है, सेल से निकल के ये सारे ब्लड में, प्लाज्मा में आ गया। तो इसी प्लाज्मा से इन सारी चीजों को फिल्टर करने का काम करती है किडनीज काम करती है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है that when the cells accumulates excretory waste products during metabolical activities, वही मैंने अभी बताया, right, which are then removed by kidneys by filtering the blood। क्योंकि ये सारे ब्लड में घूम रहे थे, सेल ने इसको निकाल दिया, ब्लड में आ गए, प्लाज्मा में आ गए, उसी को फिल्टर करके हम फिर बाहर फेंक देंगे वाया ऑफ कोर्स यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी मेनली फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, राइट। अब देखो, मेनली हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो मेजरली बनता है वो है अमोनिया। नंबर 1 में आपका आ गया अमोनिया। सबके बॉडी में ये अमोनिया बनता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये अमोनिया अचानक से आया कैसे? हमने खाने में तो अमोनिया नहीं लिया था,
है ना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो भी हमारी स्टेपल डाइट है उसमें हम अमोनिया नहीं लेते हैं, लेकिन स्टेपल डाइट में आप न्यूक्लिक एसिड तो खा रहे हो, स्टेपल डाइट में आप प्रोटीन्स भी तो इंटेक कर रहे हो। ये तो मेजर डाइट है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, हमें ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स को खाना ही पड़ता है। अब आप बोलोगे मैम डीएनए आरएनए कहाँ खा लिया हमने, तो बेटा आप अगर नॉन वेजिटेरियन भी हो या वेजिटेरियन हो, आप कुछ भी खा रहे हो, खा तो आप लिविंग थिंग्स को रहे हो ना। अगर आपने खीरा भी खाया, आपने क्यूकम्बर काट के खाया या आपने टोमेटो खाया, ये तो लिविंग सेल है, तो हर एक सेल लिविंग सेल के अंदर आपको डीएनए आरएनए मिलेगी। आपने एग खाया या आपने चिकन खाया, जो भी आप खा रहे हो, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप खा रहे हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके अंदर डीएनए आरएनए है, तो न्यूक्लिक एसिड आप ले रहे हो डाइट में। इसी न्यूक्लिक एसिड से मेटाबॉलिज्म होके बनता है अमोनिया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, हमने देखा है, फॉस्फेट ग्रुप है, राइट, कुछ राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस से हमने नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला, तो न्यूक्लिक एसिड से आया। दूसरा प्रोटीन से आता है, तो आपने जो भी प्रोटीन डाइट में लिया है, प्रोटीन को तोड़ के हमें अमाइनो एसिड मिलता है, तो इसी अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप मिलता है। सो अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इन दोनों बायोमोलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में अमोनिया बन रहा है, तो आपके खाने से ही अमोनिया बॉडी में बन रही है। लेकिन ये अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, और इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है, तभी सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही इसे अफोर्ड कर पाते हैं, राइट। सी रिक्वायर्स एन एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर रिमूवल। इसीलिए मोस्टली हमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ये दिखता है, मोस्टली, सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं, क्योंकि वो रहते ही पानी में है, तो वो एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उनके बॉडी को। लेकिन हम तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हम ऐसे के ऐसे ही अमोनिया को रिलीज आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम इतना वाटर लॉस नहीं सह सकते हैं, तो हमने इसी अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया है यूरिया में, या कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म इसको यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कन्वर्जन होता कहाँ पे है, ये कन्वर्जन होता है बेटा आपके लिवर में, ठीक है। तो अगर यूरिया में कन्वर्ट किया तो वो ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिज्म शो करेगा, वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, राइट। तो यूरियोटेलिज्म कौन शो करेगा, हम करेंगे। मैमल्स, फ्रॉग में भी आप यही देखते हो, जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, शार्क हो गया, इट्स अ कार्टिलेजिनस फिश, है ना। फिर आपने सपोज स्टिंगरे देख लिया या इलेक्ट्रिक रे, दीज आर ऑल कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इन फिशेस में आपको क्या दिखता है, यूरिया एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा टर्टल्स, टर्टल एक रेप्टाइल है, एक्वेटिक रेप्टाइल है, लेकिन टर्टल्स में भी आपको यूरियोटेलिज्म दिखेगा। और जो अमोनिया को वैसे का वैसा ही एक्सक्रीट आउट कर रहे थे, उन ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखते हैं, अमोनोटेलिज्म, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो है आपके बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनी फिशेस दोनों ही पाइसीज में आते हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस यूरियोटेलिक है, एंड बोनी फिशेस जैसे कि सी हॉर्स हो गया, फ्लाइंग फिश हो गया, लेबियोरोहिता रोहू फिश हो गया, कैटला फिश हो गया, मागुर हो गया, एटसेट्रा, ये सारे आपके अमोनोटेलिक होते हैं। कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स में भी आपको अमोनोटेलिज्म दिखेगा। उसके अलावा आपको सैलमेंडर्स और क्रोकोडाइल्स में भी दिखता है अमोनोटेलिज्म। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, एकदम लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया। अमोनिया वाज हाईली टॉक्सिक, तो हमने क्या किया, इसको सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया किसी कुछ ऑर्गेनिज्म में। तो यूरिकोटेलिज्म में हम क्या देखते हैं, मेनली ये जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं ना नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पेलेट, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट कर दिया वाटर को सेव करने के चक्कर में कि वो सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है, सॉलिड पेलेट या सॉलिड वेस्ट पेस्ट के फॉर्म में निकलता है। तो आप बर्ड्स में ये चीज देखोगे, रेप्टाइल्स में देखोगे, जैसे कि लिजार्ड्स एंड स्नेक्स, क्योंकि क्रोकोडाइल तो इसमें आ गया है ना, और टर्टल इसमें आ गया, तो मोस्टली लिजार्ड्स एंड स्नेक। कुछ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच में भी आपको क्या दिखता है, यूरिकोटेलिज्म। हमने ये पढ़ा भी था जब हम कॉकरोच की एनाटॉमी को पढ़ रहे थे। तो ये दोनों मेनली यूरिया और यूरिक एसिड में अमोनिया को इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर की कंजर्वेशन हो,
है ना, वाटर को लॉस होने से बचा सके। और सबसे अगर टॉक्सिसिटी लेवल से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, आपका अमोनिया, इज द हाईली टॉक्सिक। उसके बाद क्या आता है, यूरिया, एंड देन फाइनली यूरिक एसिड। ये टॉक्सिसिटी लेवल अगर हम देखें तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड। ओके, नाउ अगर हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करें ह्यूमन के अलावा जिनके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हमने कुछ ऑर्गेनिज्म देखा, इंसेक्ट देखा हमने, है ना, कुछ हमने फ्रॉग देखा एटसेट्रा। सो दीज आर ऑर्गेनिज्म अदर देन मैमल्स या अदर देन ह्यूमन। इनके पास कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है इन सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो अगर हमने कुछ इनवर्टिब्रेट्स ले लिया, चलो ये फ्रॉग एंड ऑल देवर वर्टिब्रेट्स, अगर हमने कुछ इनवर्टिब्रेट्स ले लिया, उनके पास आपको सिंपल टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सो दे आर नॉट दैट एडवांस्ड, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है। हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर ऑर्गन्स है जो हम नेफ्रॉन वगैरह देखते हैं, राइट। तो इसके पास आप क्या, या किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन आपको दिखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि अगर हमने फ्लैट वर्म को ले लिया, फ्लैट वर्म सपोज हमने ले लिया, फ्लैट वर्म मतलब हम प्लैटीहेलमिन्थस की बात कर रहे हैं। तो प्लैटीहेलमिन्थस में आपको क्या, में आप में कब क्या दिख जाएगा, फ्लेम सेल्स, जिसका दूसरा नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। इसका नाम फ्लेम सेल इसीलिए है क्योंकि ये दिखने में ऐसे आग की लपटों जैसी दिखती है। तो मेनली उनके बॉडी में कुछ इस तरह से वो फ्लेम सेल दिखता है, राइट, कुछ इस तरह से फ्लेम सेल दिखता है। स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस होती है ये फ्लेम सेल में, ये एक फ्लेम सेल है। तो ये स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस क्या करती है, उनके प्लाज्मा में जितनी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उसको पकड़ के फिर अंदर बॉडी एक्सक्रीटरी डक्ट्स तक लेके जाती है, एक्सक्रीटरी डक्ट्स तक लेके जाती है। तो फ्लेम सेल बिकॉज ऑफ द शेप उसको बोला जाता है, और ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बस हम उनका स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अगर हम कुछ लोअर एनिलिड्स की बात करें, बहुत ही एक्वेटिक एनिलिड्स अगर हम देख ले, उनके पास भी फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया है। सारे एनिलिड्स में नहीं, इसीलिए एनसीईआरटी में मेंशन्ड है सम एनिलिड्स, मतलब बहुत लोअर एनिलिड्स, कुछ एक्वेटिक एनिलिड्स की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर हम हायर एनिलिड्स की बात करते हैं जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म में आपको नेफ्रीडिया दिखेगा, प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। मेनली जितने भी प्रोटोनेफ्रीडिया एंड फ्लेम सेल्स आपको दिखता है, जैसे रोटीफर्स में भी दिखेगा, रोटीफर्स आर एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। रोटीफेरा को एक अलग किंगडम दिया गया है, एक अलग किंगडम, अलग डिफरेंट फाइलम को ये बिलोंग करता है। तो ये रोटीफर्स दे आर नथिंग बट एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, और ये भी, इनमें भी आपको फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया दिखता है। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन काम क्या है, एक्सक्रीशन के अलावा इनका प्राइमरी जो फंक्शन है वो है आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करना, उसे रेगुलेट करना इनके बॉडी में। इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, राइट। दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन टू चेक द बैलेंस बिटवीन आयंस एंड बॉडी फ्लूइड। इसके अलावा जब आप नेफ्रीडिया या माल्पीगियन टिब्यूल्स देखते हो, जो कि आपको कॉकरोच इंसेक्टा में दिखता है, या प्रॉन्स या क्रस्टेशिया में आपको ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स दिखता है, इनका काम ऑस्मो रेगुलेशन भी है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है, दोनों ही ये काम करते हैं। ये भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं बट प्राइमरीली इनका ऑस्मो रेगुलेशन काम है, यहाँ इनका दोनों ही प्राइमरी वर्क है। बस सेम फंक्शंस है, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस आ गया, थोड़ा मॉडिफिकेशन आ गया है। अब हम अगर मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, वी आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्योंकि हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर इसकी हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब हम एक ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में कितने ऑर्गन्स आए, सबसे पहले आपको 2 किडनीज दिखेंगी, 1 पेयर ऑफ किडनीज, राइट। दोनों साइड में किडनीज कहां पे लोकेटेड है, ये आपके डॉर्सल साइड में, ये डॉर्सल वॉल में लोकेटेड, डॉर्सल वॉल से चिपकी हुई है पीठ के, है ना, डॉर्सल वॉल में, एब्डोमिनल डॉर्सल वॉल के साथ चिपकी हुई है, अटैच्ड है। एंड इनका जो सिचुएट लोकेशन है वो ठीक आपके T12 से L3 तक, T12 मतलब थोरैसिक वर्टिब्रे नंबर 12, जो आपके थोरैसिक वर्टिब्री लास्ट वर्टिब्री है ना, तो थोरैसिक वर्टिब्री 12 से लेके लंबर का जो 3rd वर्टिब्रल कॉलम है वहां तक उनकी लोकेशन है किडनी की, और पीछे की तरफ है। तो इनका जो लेंथ है, इनका जो लोकेशन है, वो हम वर्टिब्रे के पोजीशन से समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि T12 से L3 लेवल में किडनीज प्रेजेंट है, ये जो 1 पेयर ऑफ किडनीज है।
एक और बात, जो आपकी राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे के तरफ है एंड लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है। इनकी पोजीशनिंग में डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि आपको राइट साइड में लिवर दिखता है, तो राइट साइड में लिवर होने की वजह से राइट साइड की किडनी थोड़ी नीचे है ताकि लिवर को जगह मिले। नाउ किडनीज के अलावा आपको एक पेयर ऑफ यूरेटर्स भी दिखेगा। यूरेटर्स क्या करता है, ये सारे फिल्टर्ड, पूरे के पूरे फिल्टर्ड यूरिन को दोनों किडनीज से लेके आ रहे हैं और कहां पे डालते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि एक है, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा, एक और यूरिथ्रा भी प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द ऑर्गन्स जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट है। यूरिथ्रा थोड़ा डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। मेल्स में जो यूरिथ्रा प्रेजेंट है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपको पता है, ये मैं लिख के भी दूंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यूरिथ्रा जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है मेल्स में, क्योंकि वो एब्डोमेन के बाहर आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। एंड इन मेल्स द यूरिथ्रा एक्ट एज बोथ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, है ना, यूरिन भी कैरी करता है, गैमीट्स भी कैरी कर रहा है मेल्स में। बट फीमेल्स में ये यूरिथ्रा थोड़ा छोटा है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो एब्डोमेन में ही है एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इन फीमेल, है ना, और वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर एंड ओनली कैरीज यूरिन। फीमेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं है यूरिथ्रा, वो सिर्फ यूरिन कैरी कर रही है, गैमीट्स के लिए अलग रास्ता है, राइट। सो देयर इज वजाइनल कनाल व्हिच हेल्प्स इन एंट्री ऑफ मेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स की एग्जिट नहीं होती है, राइट, फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। नाउ लेंथ ऑफ किडनी आपका 10 to 12 सेंटीमीटर, सो T12 से लेके L3 तक जो पोजीशनिंग है दैट इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर पूरा उनका लेंथ है, राइट। जो उनकी विड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस अगर आप अंदर से देखोगे 2 to 3 सेंटीमीटर, और वे करता है वो 120 to 170 ग्राम्स इन एन हेल्दी इंडिविजुअल, अगर वो किडनी हेल्दी है। अगर पूरा का पूरा किडनी का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये किडनी ऐसे तैर नहीं रही है आपके डोर्सल वॉल में। इन्होंने क्या बोला है, दैट दे आर सिचुएटेड इन द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल वॉल, राइट। एब्डोमेन के डोर्सल वॉल से वो चिपकी हुई है, एसोसिएटेड है, और ये चिपकने का काम करता है। ये सबसे आउटर वाली लेयर जो आपको दिखती है किडनी की, इसका नाम है रीनल फैसिया। ये जो रीनल फैसिया है, ये रीनल फैसिया किस चीज से बनी हुई है, ये कुछ भी नहीं है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। दिस इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू किडनी को अटैच करता है, किससे, डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमेन से अटैच कर रहा है। उसके बाद आता है एडिपोज कैप्सूल। ये एडिपोज कैप्सूल थोड़ा थिक है और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एडिपोज कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यू, राइट। तो ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोरिंग सेल्स है, और ये आपके किडनी को एक कुशनिंग इफेक्ट दे रहा है। कुछ भी अगर शॉक आ रहा है, यहाँ पे शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक वाइटल ऑर्गन को एडिपोज कैप्सूल ने कवर किया हुआ है। आपको आईज के पीछे भी एडिपोज कैप्सूल दिखेगा प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारे वाइटल ऑर्गन को कवर किया हुआ है आपके एडिपोज कैप्सूल ने। उसके ठीक नीचे एक रीनल कैप्सूल भी प्रेजेंट है ना, जो डिवाइड कर रहा है एंड इनर पार्ट ऑफ द किडनी अब कंटिन्यू करने वाली है। तो किडनी को अगर हम अंदर से देखें, इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट भाग में डिवाइडेड है किडनी अंदर से। एक पार्ट जो थोड़ा ग्रैन्युलर है, ऐसे ग्रैन्यूल जैसे आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स। ये इसीलिए ग्रैन्युलर है क्योंकि इन जगह पे आपको नेफ्रॉन की पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड बोमेन्स कैप्सूल की पोजीशनिंग दिखती है। ये सारे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो इन कॉइलिंग के वजह से आपको इस तरह से ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दिखता है कॉर्टेक्स में। लेकिन जो इनर मेड्यूला है, आउटर कॉर्टेक्स तो हो गया, जो इनर मेड्यूला है वो पिरामिड के शेप में प्रेजेंट है, और इसमें आपको ऐसे स्ट्राइएशंस दिख रहा है, ऐसे रॉड लाइक स्ट्राइएशंस दिखती है। ये स्ट्राइएशंस इसीलिए है क्योंकि नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स अलग, दूसरे जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, जैसे कि आई एम सो सॉरी, जैसे कि लूप ऑफ हेनले या कनेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें आपको मेड्यूला में दिखेगी। इसीलिए मेड्यूला माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे स्ट्राइटेड दिखती है। ऐसे खाली आंखों से भी देख सकते हैं, जब आप डाइसेक्ट करोगे ना किडनीज को तो आप देखोगे ऐसे स्ट्राइटेड लुक दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दी स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। अब
यहाँ पे जो भी यूरिन की फॉर्मेशन हुई वो यहाँ पे गई आपके मेड्यूलरी पिरामिड में, यहाँ से फिर वो कलेक्टिंग डक्ट से निकल के इस एरिया में आ गई। ये जो आपको डक्ट दिख रहा है, ये जो डक्ट है इसका नाम है माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स जो है वो आपको कम से कम 5 से 7 दिखता है। एक किडनी में 5 से 7, तो यहाँ पे देखो कितने सारे आपको दिख गए, यहाँ पे आपको कितने दिख गए, 1 2 3 4 5। हर एक मेड्यूलरी पिरामिड से जो निकल के आ रही है स्ट्रक्चर यूरिन को लेते हुए वो है माइनर कैलिस, और ये 5 से 7 है, और ये एक एक करके जुड़ते हैं ऐसे मेजर कैलिस से। मेजर कैलिस जो है वो कम से कम 2 से 3 आपको दिख जाएंगे ईच किडनीज में, मेजर कैलिस। तो मेजर कैलिस बनता कैसे है, बाय जॉइनिंग द माइनर कैलिस, ठीक है। तो यहां से आपकी यूरिन आई, और यूरिन आके कहां पे गिरी, इस एरिया में। ये जो आपको कोनिकल स्ट्रक्चर दिखता है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से फिर वो यूरिन आके गिर जाएगा पूरे आपके यूरेटर में। तो यहां से जो भी यूरिन आ रही है, ठीक है, यहां से जो भी यूरिन आ रही है माइनर कैलिस, माइनर कैलिस से ये जाएगा मेजर कैलिस, मेजर कैलिस से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से ये कहां पे गिर गई, आपके यूरेटर में गिर गई, रीनल पेल्विस से यूरेटर, एंड यूरेटर से फिर वो कहां पे जाएगा, टू यूरिनरी ब्लडर, टू यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर में जाके ये स्टोर हो जाएगा। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी हम उसे एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे। अब जहां से ये रीनल पेल्विस निकल रही है, यूरेटर निकल रही है, ये जो आपको एक कॉनकेव स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो कॉनकेव स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं हाइलम। दिस इज हाइलम। तो हाइलम से यूरेटर निकल रही है ना, ये यूरेटर निकल रही है हाइलम से। हाइलम में आपका रीनल आर्टरी भी एंटर कर रहा है, रीनल आर्टरी एंटर कर रहा है। हाइलम से रीनल वेन एग्जिट कर रहा है, रीनल वेन एग्जिट कर रहा है, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हुए जा रहा है ना। एंड रीनल वेन में ना सबसे कम यूरिया प्रेजेंट होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे हाई अमाउंट ऑफ यूरिया आपको कौन से ब्लड वेसल में मिलेगा, तो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे बना के शो कर देती हूँ, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं लिख देती हूँ जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि कहाँ पे यूरिया बना। आप सबको पता है कि पहले तो अमोनिया बनेगा, कहाँ पे बनेगा, लिवर में, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिवर। तो लिवर में आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप क्या देखोगे, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। कहां पे बना, ये लिवर में। तो अब लिवर से जो ब्लड वेसल आ रही है इसका नाम है हेपेटिक वेन, है ना। हेपेटिक मतलब लिवर की बात कर रहे हैं, हेपेटिक वेन। तो हेपेटिक वेन में आपको सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया मिलेगा, क्योंकि अभी अभी तो बन के आ रहा है यहां से, है ना। सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब ये यूरिया जो हेपेटिक वेन से आया, सारे वेन क्या करते हैं, सारे वेन्स आपकी बॉडी में जाके जुड़ते हैं वीना केवा से, है कि नहीं, हमने पढ़ा था। तो ये कहां पे जाएगा, वीना केवा, वीना केवा, ठीक है। वीना केवा कहां पे लेके जाएगी, वीना केवा उसे लेके जाएगी हार्ट में, ठीक है, हार्ट में। हार्ट से फिर क्या हुआ, हार्ट से क्या निकल के आया, हार्ट से निकल के आया आर्टरी, एओटा, एओटा निकल के आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। यूरिया घूम रहा है, यूरिया इन सब में घूम रहा है, ठीक है, अभी भी हाई अमाउंट में, क्योंकि यूरिया को अभी तक निकाला नहीं है मैंने बॉडी से। यूरिया को कौन एक्सक्रीट आउट करेगा, किडनी। अभी तक कहीं किडनी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, राइट। तो एओटा क्या करेगा, एओटा फिर ब्रांच आउट होगा इनटू रीनल आर्टरी, है ना। रीनल आर्टरी में भी आपको यूरिया दिख रहा है, यहाँ पे भी यूरिया प्रेजेंट है ना, यहाँ भी यूरिया प्रेजेंट है। रीनल आर्टरी से वो कहां पे गया, ये गया किडनी में, ठीक है, किडनी में गया। और किडनी में हम क्या देखते हैं, रिमूवल, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, ठीक है। अब एक्सक्रीशन हो गया यूरिया का, तो रीनल आर्टरी का ब्रांच आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, रीनल आर्टरी यूरिया कैरी करके ले जा रहा है, यूरिया का फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा, रीनल वेन फिर कम यूरिया, जो थोड़ी बहुत यूरिया बचेगी उसको लेकर बाहर निकल रहा है। आपके बॉडी से पूरा यूरिया गायब नहीं हो जाता है थोड़ा बहुत यूरिया प्रेजेंट,
ठीक है, थोड़ा बहुत यूरिया आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए। आप पार्शियली रिमूवल होता है आपके बॉडी में यूरिया का, कंप्लीट रिमूवल नहीं। तो रीनल वेन, यहां से जो आपकी रीनल वेन निकली, यहाँ पे है रीनल वेन। रीनल वेन में आपको क्या दिखता है, सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया दिखेगी, क्योंकि निकल गई ना यूरिया, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है। और ये रीनल वेन कहां जाएगी, रीनल वेन फिर वीना केवा को ज्वाइन करेगी और ये चलता रहता है सर्कुलेशन। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया आपको कहां पे दिखती है, व्हिच blood vessel is carrying the highest amount of urea, hepatic vein. Which blood vessel is carrying the least amount of urea, that is your hepatic artery, sorry hepatic vein, ठीक है। सबसे least amount of urea carry कर रही है क्योंकि यूरिया निकल चुका है लिवर किडनी से। तो अगर ये पूछा गया या क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन कैरी कर रहा है, सबसे लीस्ट कौन कैरी कर रहा है, तो अगर पूछा गया तो आपके पास है फ्लो चार्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे होता है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो हाइलम है, यहां से आपको क्या दिखेगा, द एंट्री ऑफ रीनल आर्टरी, एग्जिट ऑफ रीनल वेन, द एग्जिट ऑफ यूरेटर एंड एंट्री ऑफ नर्व। न्यूरॉन्स भी तो जरूरत है, हर एक ऑर्गन को रेगुलेट कर रहा है न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स भी आपके हाइलम से ही एंटर कर रहा है। यहाँ पे आपको न्यूरॉन्स दिख गई होगी, है ना, ये न्यूरॉन्स आपको, नर्व फाइबर्स आपको दिख रहा है, करेक्ट। अब थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टेक्स ग्रैन्यूल थे, थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इज आल्सो एक्सटेंडिंग इन बिटवीन दी मेड्यूलरी पिरामिड। इसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, इसका नाम है कॉलम ऑफ बर्टिनी, राइट। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नाउ अब इस किडनी के अंदर ये जो पीसीटी डीसीटी में बार बार बता रही थी, ये क्या किसके पार्ट्स है, तो पीसीटी डीसीटी मेनली आपके नेफ्रॉन के पार्ट है। नेफ्रॉन क्या है, अब नेफ्रॉन आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी में आपको कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन दिखेगा। तो नेफ्रॉन क्या कोई सेल है, नहीं, इट्स अ टिश्यू, इट्स एन ऑर्गन भी आप बोल सकते हो। कई सारे सेल से मिलके बना हुआ है एक नेफ्रॉन, और ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन आपको एक एक किडनीज में दिखेगी। तो नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट्स को देखें, मेनली हम 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं नेफ्रॉन के पार्ट को। फर्स्ट इज माल्पिगियन कॉर्पसल। माल्पिगियन कॉर्पसल कौन बनाता है, ये ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन्स कैप्सूल, मतलब दिस एंटायर एरिया इज द माल्पिगियन कॉर्पसल, या इसको हम रीनल कॉर्पसल भी बोल सकते हैं। रीनल वर्ड हमेशा किडनी के लिए यूज होता है, हेपेटिक वर्ड हमेशा लिवर के लिए यूज होता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स में आ जाता है आपका पीसीटी, आ जाता है द लूप ऑफ हेनले, उसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दोनों होगा। देन कम्स द डीसीटी, देन कम्स द कलेक्टिंग टिब्यूल, ये रीनल टिब्यूल्स के पार्ट है। कलेक्टिंग डक्ट कॉमन है, वो एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। रीनल टिब्यूल में हम कलेक्टिंग डक्ट नहीं लिखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ऐसे कई सारे नेफ्रॉन आपके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, ठीक है। नाउ अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ये एक ब्लड वेसल का पार्ट है तो ये नेफ्रॉन में ही नेफ्रॉन का पार्ट बन गया है, लेकिन ग्लोमेरुलस इज एक्चुअली अ ब्लड कैपिलरी। जो ग्लोमेरुलस आपको दिखता है, दिस ग्लोमेरुलस, दिस इज एक्चुअली अ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ये कैपिलरी बना है कहां से, ब्लड वेसल से बना है। कौन से ब्लड वेसल से, देखो जो रीनल आर्टरी आ रही थी ना, जो रीनल आर्टरी आ रही थी उसने एक ब्रांच, बहुत सारे ब्रांचिंग होगी, आर्टरी तो फिर ब्रांच आउट हो जाएगा ना इनटू आर्टेरियोल, सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, आर्टेरियोल बोल सकते हो। उससे निकला एक एफरेंट आर्टेरियोल, एक और ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग ने जाके बोमेन्स कैप्सूल में कैपिलरी फॉर्मेशन किया जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। देन यही कैपिलरी फिर ज्वाइन करके बनाएगी इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल अब नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट के तरफ जाके बनाती है पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, क्योंकि ये टिब्यूल्स के आसपास प्रेजेंट है, टिब्यूल के आसपास पेरिफेरी में प्रेजेंट है, इसीलिए पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। यही पेरीटिब्यूलर कैपिलरी वाजा रेक्टा भी बनाती है, लेकिन यहां आपको वाजा रेक्टा नहीं दिख रहा है क्योंकि एक छोटू सा नेफ्रॉन है। जब लॉन्ग वाला नेफ्रॉन होता है जिसका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, उन नेफ्रॉन्स में जाके ये वाजा रेक्टा बनता है पेरीटिब्यूलर कैपिलरी से। क्या है जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, हम आगे पढ़ने वाले हैं।
क्यों जरूरत है वाजा रेक्टा की? क्योंकि देखो जक्स्टामिलियरी नेफ्रॉन में ये जो लूप ऑफ हेनले है दिस इज इलोंगेटेड, ये बहुत ज्यादा लंबा नीचे एक्सटेंड होता रहता है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी उतने दूर तक ब्लड वेसल लेके नहीं जा सकती, तो वो क्या करती है एक और ब्लड वेसल निकालती है अपना एक ब्रांचिंग निकालती है जिसका नाम है वाजा रेक्टा। तो वाजा रेक्टा वो इलोंगेटेड लूप ऑफ हेनले के आसपास प्रेजेंट है। मेनली ये ब्लड वेसल की जरूरत क्यों है आसपास? एक तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो भी आप रीएब्सॉर्ब कर रहे हो, जो भी आप रीएब्सॉर्ब कर रहे हो पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से, वो वापस कहां जाएगा? ये मेड्यूला के इंटरस्टिशियम में जाएगा, मेड्यूला के इंटरस्टिशियम से वो ब्लड वेसल में एंटर होगा, ये ब्लड वेसल जो कैपिलरीज थी यहां एंटर होगा, एंड फाइनली इट विल बी बैक टू द बॉडी वाया रीनल वेन। फिर रीनल वेन उसको बाद में वापस बॉडी में लेके चली जाएगी। अभी हमने देखा ना कि रीनल वेन में भी थोड़ा बहुत यूरिया था, यहां ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया आ रहा था, यूरिया फिल्टर हो गया और बाकी यूरिया आपके रीनल वेन से वापस ब्लड में चला गया, वापस बॉडी में चला गया, है ना। जो भी चीजें रीएब्सॉर्ब की, सपोज ग्लूकोज आया था, ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब किया, ब्लड में गया, ब्लड वापस उसको बॉडी में लेके चला गया। हम ग्लूकोज को लूज नहीं कर सकते है ना बॉडी से, तो इसी वजह से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की वजह से, मटेरियल बिटवीन कौन और कौन? मटेरियल बिटवीन द ट्यूब्यूल एंड द ब्लड वेसल, ठीक है, राइट। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर नेफ्रॉन। अब हम फंक्शनिंग देखेंगे हर एक पार्ट का कि फंक्शनिंग क्या क्या है। उससे पहले टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन, तो ये क्या है? देखो दो तरह का नेफ्रॉन आपको किडनीज में दिखेगा। मैंने इसीलिए ये स्ट्रक्चर भी बनाया है जो कि आपको पहले मैंने बताया था ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहां बनाया था कि ये कॉर्टेक्स आउटर है एंड इनर मेड्यूला है। कॉर्टेक्स में आपको क्या दिखता है? बोमेंस कैप्सूल, थोड़ा पीसीटी, बाकी लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट यहाँ है, यहाँ डीसीटी है। तो इसी पार्ट को, इस छोटे से पार्ट को मैंने यहाँ से तोड़ के यहाँ बनाया है, ठीक है, यहाँ बनाया है। तो ऊपर आपको कॉर्टेक्स दिख गया, कॉर्टेक्स में आपको क्या दिख रहा है? आपको बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है, आपको पीसीटी दिख रही है, आपको डीसीटी दिख रही है, बाकी लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट आपको मेड्यूला में पूरा दिख रहा है। तो दो तरह का नेफ्रॉन होता है, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन बेटा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन जो आपके किडनी में पाया जाता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, 85%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ध्यान से देखिए, एक ही डायग्राम में दोनों एक्सप्लेन कर चुकी हूं, दोनों ही एक्सप्लेनेशन है ताकि इस डायग्राम को अच्छे से हम दिमाग में छाप ले, क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई गलती ना हो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपको क्या दिख रहा है? लूप ऑफ हेनले छोटा है कि नहीं? ये लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट, इट एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। ये पूरा का पूरा मेड्यूला है ना, इसमें थोड़ा सा ही पार्ट ऑफ मेड्यूला में एक्सटेंड किया है। एंड वाजा रेक्टा ईदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, क्योंकि छोटा सा लूप ऑफ हेनले है तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से अपना काम बन जाएगा, मुझे वाजा रेक्टा बनाने की जरूरत ही नहीं है। वाजा रेक्टा तो तब बनेगा ना जब लॉन्ग इलोंगेटेड एक आपको लूप ऑफ हेनले मिलेगा। तो आप नेक्स्ट में क्या देखते हो? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जो 15% of the nephrons present in your kidney are juxtamedullary। सिर्फ 15% ही किडनी में जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। एंड इसमें आप क्या देखते हो? एक इलोंगेटेड सा लूप ऑफ हेनले, द लूप ऑफ हेनले इज गोइंग डीप इनटू द मेड्यूला, ठीक है। और ये डीप इनटू द मेड्यूला इसीलिए जा रही है, ऐसे ही फ्री में नहीं लंबी हो गई, कुछ काम है। मेनली जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आपके यूरिन को मोर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए होते हैं। हमारी बॉडी हमेशा कोशिश करेगी, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो बॉडी हमेशा ये कोशिश करेगी कि कम से कम वाटर लॉस हो, है ना, डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो डिहाइड्रेशन कब होती है? जब अगर यूरिन से आप ज्यादा वाटर फेंक रहे हो बाहर, तो उस वाटर को खींचने के लिए, रीएब्सॉर्ब करना ही कॉन्सेंट्रेशन करना है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाओ। कभी कभी आप देखोगे जब आपकी यूरिन बहुत ज्यादा येलोइश हो रही है, जो कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, दैट मीन्स योर बॉडी वाज डिहाइड्रेटेड, आप पानी नहीं पी रहे थे, तो बॉडी तो पगला गई कि अरे ये क्या हो गया, ये तो पानी नहीं पी रहा है, मुझे तो इसे बचाना है, मेरी जिम्मेदारी है ये बॉडी। तो बॉडी कोशिश करेगी जहां जहां से वाटर मिले वहां वहां से वाटर खींचे। तो आपके अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर खींचेगी, तभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपके किडनी से वाटर खींचेगी बॉडी को देने के लिए, तभी आपका यूरिन उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो वो तब होता है जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है, इसमें आप देखोगे लॉन्ग ट्यूब्यूल, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले रनिंग डीप इनटू द मेड्यूला, एंड वाजा रेक्टा डेफिनेटली प्रेजेंट, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इतना दूर तक आ सकती है,
बाकी रेस्ट देने के लिए वो अलग ब्रांचेस निकालेगी और ये वाजा रेक्टा बनाएगी। वाजा रेक्टा भी आपके ठीक लूप ऑफ हेनले के आसपास से ही गुजर रही है जैसे पेरिटिबुलर कैपिलरी गुजर रही थी। अब हमने क्या देखा, कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलते हैं, तो धीरे धीरे कलेक्टिंग डक्ट भी आप देखो थोड़ा थिक हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी नेफ्रॉन आके ओपन हो रही है, यूरिन के लिए ज्यादा जगह चाहिए यूरिन होल्ड करने के लिए। तो एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट जो आपके मेड्यूलरी पिरामिड से बाहर आ रहा है वो ही है माइनर कैलिक्स जो हमने देखा था। ऐसे कई सारे माइनर कैलिक्स जुड़ के बनाता है मेजर कैलिक्स, एंड मेजर कैलिक्स लास्ट में जाकर रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर में यूरिन को डाल देता है। ये हमने ऑलरेडी देखा था, है ना, राइट। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये तो आपके टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन थे। अब ये फिल्टरेशन या यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है आपके नेफ्रॉन में वो कैसे होता है, तो चलो देख लेंगे। यूरिन फॉर्मेशन का जो सबसे पहला पार्ट है, स्टेप है, वो है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, या जिसका दूसरा नाम है अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन नाम से ही पता है कि ग्लोमेरुलस रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिल्टर होके ब्लड आएगा कहाँ, वो आएगा बोमेन्स कैप्सूल में। तो दोनों पार्टिसिपेट कर रही है ना, इससे फिल्टर होके ब्लड कहाँ पे आया है, आपके बोमेन्स कैप्सूल में, और बोमेन्स कैप्सूल ने भी फिल्टरेशन में हेल्प की, एक छन्नी की तरह काम करते हैं, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले आपके जैसे कि मैंने बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द माल्पिगियन कॉर्पसल, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन्स कैप्सूल। आप सबको पता है कि 5 लीटर ब्लड हर कार्डियक साइकिल में आपके बॉडी में जा रहा है ना, हार्ट से 5 लीटर ब्लड निकल रहा है, कार्डियक आउटपुट है ये आपका, है ना। 5000 ml, that is 5 लीटर of blood is pumped out by heart per minute, that is cardiac output। अब 5000 ml ऑफ ब्लड पूरे हार्ट से निकला और हर जगह पे गया है, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, ब्रेन में गया, हार्ट में गया, लंग्स में गया, किडनी में गया, एक्सेट्रा। तो जब किडनी में जो अमाउंट ऑफ ब्लड आ रही है, दैट फ्लो, दैट इज ओनली 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। 5000 ब्लड दिया था हार्ट ने, पूरा का पूरा 5000 तो किडनी में नहीं आएगा ना, और भी तो ऑर्गन है बॉडी में, तो सिर्फ 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, दैट मीन्स सिर्फ 1200 ml ही आता है। 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड कम्स टू द रीनल आर्टरी से, यहाँ ग्लोमेरुलस में आएगा कितना, 1200 ml। इसे हम बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो, क्योंकि किडनी में ब्लड फ्लो हो रहा है ना, 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अब ये जो 1200 ml आया, ये जिस प्रेशर से यहाँ पे आता है, एक तो एफरेंट आर्टेरियल थोड़ा मोटा है, इफरेंट थोड़ा सा पतला है ना, थोड़ा थिन है, नैरो है, जिस वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब फोर्सफुली एंट्री कर रहे हैं लेकिन एग्जिट करने के लिए जगह कम है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ग्लोमेरुलस में। द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरेशन। तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है कि यहाँ से अब ब्लड यहाँ रुक रुक के जा रहा है ना, या कम जगह है, यहाँ ज्यादा जगह थी, तो भीड़ बहुत आ रही है लेकिन भीड़ निकल कम अमाउंट में रही है, तो इतना प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है जिसके वजह से एक फिल्टरेशन प्रोसेस पॉसिबल है। तो फिल्टरेशन कैसे होता है, 3 मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टरेशन होगा। पहला मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलस का जो एंडोथेलियम है। ग्लोमेरुलस एक ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड में, ब्लड वेसल में क्या होता है, एंडोथेलियम होता है ना, ट्यूनिका इंटीमा में। एंडोथेलियम इज नथिंग बट स्क्वामस एपिथेलियम, तो आपको यहाँ एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस दिख जाएगा, फर्स्ट लेयर। अब एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस को क्रॉस करने के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगा। तो ये जो एरिया आपको दिखती है, दिस एरिया दैट यू सी, ये जो एरिया आपको दिखती है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो एरिया आपको दिखती है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, ग्लोमेरुलस के बीच में और आपके बोमेन्स कैप्सूल के बीच में। सो दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेकंड मेम्ब्रेन। थर्ड जो मेम्ब्रेन है वो है बोमेन्स कैप्सूल का ही ये एपिथेलियम अंदर वाला। बोमेन्स कैप्सूल का एक विसरल एपिथेलियम है, एक पैराइटल है। तो विसरल अंदर वाला जो एपिथेलियम है उसमें भी स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है, लेकिन स्क्वामस एपिथेलियम की जो ये सेल्स है थोड़ी मॉडिफाई हो गई है। इसने क्या किया है, कुछ ऐसे स्यूडोपोडियल लाइक प्रोसेसेस बना दिया है उन्होंने, अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स आर मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम में। तो ये बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम में जो पोडोसाइट है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गैप है। ये जो गैप्स है इनको हम बोलते हैं फिल्टरेशन स्लिट, जो सिर्फ 25 to 30 नैनोमीटर का ही है। ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको समझाने के लिए कि कितना कम छोटा सा जगह है
जिसके थ्रू आपकी आरबीसीज नहीं आ सकती, ठीक है, जिसके थ्रू आपके लार्ज प्रोटीन्स नहीं आ सकते हैं। सिर्फ क्या क्या आएगा, ऑब्वियसली आपका थोड़ा बहुत WBC आ सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे आ जाएगा वाटर, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा Na+Cl-, मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे आ सकता है ऑफ कोर्स योर यूरिया, थोड़ा बहुत यूरिया आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा और क्या क्या आएगा, ऑब्वियसली थोड़ा ग्लूकोज, थोड़ा सा अमाइनो एसिड एक्सेट्रा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन, ग्लूकोज एक बहुत ही, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, तो ये क्रॉस कर सकते हैं इस बैरियर को, बट बाकी चीजों को रोक लिया है इस मेम्ब्रेन ने। तो इन तीनों ने मिलके बनाया हुआ है आपका फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। सो द ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू 3 लेयर्स ऑफ फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, और ये 3 लेयर्स का नाम मैंने वहां मेंशन किया हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। अब जो भी चीजें आपके बोमेंस कैप्सूल में आई है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और ये फिल्ट्रेट कम से कम 125 ml पर मिनट आ रहा है। पर मिनट जो आपका 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट कर रहा है, इसमें से सिर्फ 125 ml ही आउट ऑफ 1200 ml आ रहा है पर मिनट। पर मिनट में इतना अमाउंट आया था, है ना, पर मिनट में आपका इतना रीनल ब्लड फ्लो था, और इतना आपका पर मिनट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इतने अमाउंट में यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा है 1 मिनट में। तो एक दिन में कितना बना, अगर 125 ml, अगर कहाँ पे लिखा था मैंने 125 ml वाला, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपका ये रीनल ब्लड फ्लो ऑलमोस्ट अराउंड 1200 है, उसमें से 125 ml आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रही है, राइट। तो इस 125 में से अगर आप पर डे देखो तो 180 लीटर फिल्ट्रेट यहां बन रही है। हम इतना अमाउंट में पानी ही नहीं पीते हैं, तो 180 लीटर ऑफ वाटर थोड़ी रिलीज करेंगे हम, यूरिन। तो इससे साफ साफ ये पता चलता है कि आपका जो यूरिन आउटपुट है पर डे का, वो 1 से 1.5 लीटर है। बना 100 लीटर 80 लीटर था, 180 लीटर वॉज फॉर्म, बट आपने एक्सक्रीट आउट किया है 1 से 1.5 लीटर। तो 99% आपका जो यूरिन यहाँ पे फिल्ट्रेट जो बन के आया था वो रीएब्सॉर्ब हो चुका है। इतना 180 से 1.5 लीटर से यूरिन आउटपुट है आपका पर दिन का, राइट। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मेन प्रोसेस था यहाँ तक फिल्ट्रेट को लाना। अब रीएब्सॉर्प्शन होनी है, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो बोमेंस कैप्सूल में आया था वो आपकी रीएब्सॉर्ब हो जाएगी। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखो यूरिन फॉर्मेशन का, जो है ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन, इसमें आप क्या देखते हो, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 125 ml पर मिनट, अभी बताया, जो कि 180 लीटर पर डे के हिसाब से। Now, approximately 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed in the renal tubule. क्यों ऐसा क्यों होता है, कैसे पता चला आपको ये चीज? क्योंकि जो यूरिन आउटपुट है, जो आपकी यूरिन आउटपुट है, यूरिन आउटपुट जो है वो 1 to 1.5 लीटर पर डे है। तो इसी से पता चला 180 लीटर बना था, 1.5 लीटर ही से यूरिन आउटपुट कर रहे हो, उससे पता है कि 99% तो आपका रीएब्सॉर्ब हो चुका है। नाउ ये रीएब्सॉर्प्शन कैसे होता है? रीएब्सॉर्प्शन के लिए आपके पूरे के पूरे नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन नाम ही इसीलिए है क्योंकि ट्यूब्यूल्स पार्टिसिपेट कर रही है, रीनल कॉर्पसल्स नहीं। तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पार्टिसिपेट करेगी इसमें। तो पीसीटी से हम क्या देखते हैं, ये पीसीटी के सेल्स है ना। पीसीटी में जो सेल्स आपको दिखती है, एपिथेलियल सेल्स, दीज आर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपने एनिमल टिश्यू में ऑलरेडी पढ़ा था, ब्रश बॉर्डर्ड मतलब माइक्रोविलाई प्रेजेंट, और ये क्यूबॉइडल शेप के एपिथेलियम है। और ये जो ब्रश बॉर्डर्ड है ये आइडियल होता है फॉर रीएब्सॉर्प्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुकी है। तो फिल्ट्रेट में मतलब ल्यूमेन मतलब वो जो खाली जगह, ये जो खाली जगह है, यहाँ ल्यूमेन में क्या क्या आया था, 180 लीटर पर डे बन रहा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट को अभी हमें यहाँ से रीएब्सॉर्ब करना है। ल्यूमेन से कहाँ पे रीएब्सॉर्ब करना है, यहाँ पे क्या क्या है,
मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम और उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सपोज ग्लूकोज आया था ल्यूमेन में फिल्टर होके, मैंने बोला थोड़ा बहुत ग्लूकोज आता है। नाउ कैन वी अफोर्ड टू लूज ग्लूकोज? ग्लूकोज निकाल देंगे यूरिन से? नहीं, हम ग्लूकोज को कोशिश करेंगे कि वो बॉडी में वापस चला जाए। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ पॉजिटिव आयंस या इलेक्ट्रोलाइट जो कैटायंस है, ये सारे के सारे एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होंगे इनटू द एपिथेलियल सेल, फिर एपिथेलियल सेल से ब्लड कैपिलरी जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है इसके आसपास। हमने देखा था ना पीसीटी डीसीटी के आसपास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज था, तो वापस ब्लड में मैंने ग्लूकोज को भेज दिया, अब बॉडी को शांति मिल गई। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है, एनर्जी की यूटिलाइजेशन अगर हो रही है, या किसी प्रोटीन चैनल्स की यूटिलाइजेशन हो रही है जिसके थ्रू ये एंटर कर रहा है। पहले हम ये भी एनसीईआरटी में पढ़ते थे, GLUT4 चैनल, GLUT2 चैनल, अब तो वो हटा दिया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। सिर्फ इतना याद रखो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में या तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है एटीपी के फॉर्म में, या फिर कोई प्रोटीन है यहाँ पे प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो इनको लेके जा रहा है। उनके वो प्रोटीन अगर एब्सेंट है तो अमाइनो एसिड ये सब मूव नहीं कर पाएंगे। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आपके कैटायंस की एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है, जितने भी नेगेटिव आयंस है जैसे Cl- या अगर वाटर हो इनकी पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है, प्लस यूरिया एंड अमोनिया की भी आपका रीएब्सॉर्प्शन थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। क्योंकि आप पूछोगे कि मैम हमें इसी को तो निकालना था, हम फिर रीएब्सॉर्ब क्यों कर रहे हैं? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, मेनली टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी के लिए हम ये देख सकते हैं। थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट का भी होता है, तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बाइकार्बोनेट का भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, बाइकार्बोनेट का होता है यहाँ पे। एक सिंगल डायग्राम में सारे एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सपोज बाइकार्बोनेट आयंस की थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, तो दिस इज ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन। सिर्फ पीसीटी में ही ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन होता है क्या? सिर्फ पीसीटी में ही होता है क्या? नो, और भी कई स्ट्रक्चर है। पीसीटी से हमने सोडियम आयंस देखा, हमने ग्लूकोज देखा, अमाइनो एसिड देखा, बाइकार्बोनेट एंड वाटर देखा अभी थोड़ी देर पहले, राइट। इसके अलावा जो आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो नीचे की तरफ जा रही है, ये ओनली परमिएबल टू वाटर, तो थोड़ा वाटर का यहां से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन पीसीटी ने 70 to 80% रीएब्सॉर्प्शन ऑलरेडी कर दिया था। 70 to 80% जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ था वो 70 to 80% रीएब्सॉर्ब हो चुका है। किसका? ये न्यूट्रिएंट की रीएब्सॉर्प्शन हुई है, इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्सॉर्प्शन हुई है एंड वाटर की हुई है रीएब्सॉर्प्शन, राइट। और आपकी जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें से रीएब्सॉर्प्शन होता है सिर्फ वाटर का, बिकॉज दिस इज इम्परमिएबल टू Na+ एंड Cl-। इलेक्ट्रोलाइट अंदर ही रह जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अंदर रह जाएगी, वाटर बाहर चला गया है, ये बन जाता है थोड़ा सा हाइपरटोनिक। ये एरिया जो है आपका, ये बन जाता है थोड़ा हाइपरटोनिक, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोलाइट लेस वाटर, तो हाइपरटोनिक हो गया, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है। यहां कॉमन था, सो दिस वाज आइसोटोनिक, पीसीटी वाज आइसोटोनिक। नाउ जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, वहां क्या देखोगे? दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर की मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जरूर मूव होगा, क्योंकि वाटर रह गया है और इलेक्ट्रोलाइट मूव आउट हो चुकी है, तो वाटर अंदर ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कम, तो इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। जो आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, हाइपोटोनिक। फिर अगर हम डीसीटी में गए, यहां पे रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, जितने भी ग्रीन कलर से मैंने बनाया है वो रीएब्सॉर्प्शन शो कर रहे हैं। तो रीएब्सॉर्प्शन आप देखो, ट्यूब्यूल से बाहर कहां पे जा रही है? ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, यहां से फिर वो ब्लड में चली जाएगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। डीसीटी में भी आपको दिखता है रीएब्सॉर्प्शन, बट ये कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन है। कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? हमेशा नहीं करेगी, जब जरूरत है बॉडी को तभी करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देख रहे हैं कि यहां से बहुत ज्यादा H2O, बहुत ज्यादा Na+ रिलीज आउट हो रहा है यूरिन से, है ना, खामखा हम वाटर लॉस कर रहे हैं, खामखा हम इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? कुछ हार्मोन्स है जो Na+ और H2O की रीएब्सॉर्प्शन करवाएंगे। सो इसमें आप क्या देखते हो? कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर बाय हार्मोन्स सच एज एल्डोस्टेरॉन एंड डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले कि हार्मोन कहां से आया। पहले इतना समझ लो कि डीसीटी में आपको कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन दिखेगा।
राइट। और थोड़ा बहुत डीसीटी में बाइकार्बोनेट आयन की भी रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब बाकी बची हुई वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट कराएगी। H2O is reabsorbed in huge amount in the distal convoluted tube, sorry, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, क्योंकि हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनानी है, हम वाटर की लॉस बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वाटर को रीएब्सॉर्ब जितना हो सके ह्यूज अमाउंट में हम रीएब्सॉर्ब करेंगे, ताकि जो यूरिन है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, बहुत ज्यादा। नाउ यूरिया इज ऑल्सो रीएब्सॉर्ब टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यूरिया का भी रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। कहां से हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से तो मुझे यूरिया को निकालना था बाहर, लेकिन थोड़ा बहुत यूरिया को इसने वापस खींच लिया, बॉडी में डाल दिया टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगेन, क्योंकि यहाँ इतनी सारी इलेक्ट्रोलाइट मूव इन मूव आउट हो रही थी, तो बैलेंस बिगड़ गया था। उसको ही मेंटेन करने के लिए, ताकि हमेशा आइसोटोनिक रहे। बाय द वे यहाँ भी आइसोटोनिक रहता है, आपके डीसीटी में भी आइसोटोनिक रहता है, क्योंकि दोनों इक्वली मूव हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। फ्लूइड बैलेंस बढ़िया है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बढ़िया है यहाँ पे। तो आप क्या देखोगे, यूरिया इज ऑल्सो रीएब्सॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, या मेड्यूला है ना, मेड्यूला का जो टिश्यू है, और वहां से फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाना। तो ये था टिब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन। लेकिन एक और स्टेप जो हम देखते हैं, दैट इज टिब्यूलर सिक्रीशन। कुछ चीजों को वापस डालना भी है टिब्यूल में। आपने टिब्यूल से वापस ब्लड में डाला था, लेकिन कुछ टिब्यूल में वापस भी डालना है, ताकि वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। कुछ ड्रग्स, कुछ टॉक्सिन्स एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट। तो टिब्यूलर सिक्रीशन में आप क्या देखते हो? टिब्यूलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस like H+, K+ and ammonia and some amount of urea। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया इसीलिए वापस डाला जाता है, ताकि अगेन आपके बैलेंस में आयोनिक बैलेंस, वाटर फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रहे। सो दिस हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। कैसे सिक्रीशन होता है, इसी डायग्राम में ही एक्सप्लेन किया गया है। जो मैंने रेड कलर से यहाँ बनाया हुआ है, वो सारे आपके, ये रेड कलर से जितने भी मैंने बनाया है, दीज आर ऑल सिक्रीशन। तो पीसीटी में सिक्रीशन आप किसका देखोगे? H+ एंड अमोनिया का, टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस। ठीक है, यहां से क्योंकि बहुत आयंस लूज हो रहे थे, वाटर लूज हो रहा था, तो ये आइसोटोनिक कैसे रहेगा, सेम बैलेंस कैसे रहेगा? तो मैंने कुछ आयंस और अंदर डाल दिया, ताकि बैलेंस मेंटेन हो जाए। आप डिसेंडिंग लूप में कुछ देखोगे, यहाँ पे मूवमेंट, यूजुअली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किसी चीज की सिक्रीशन हम नहीं देखते हैं। आपको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सिक्रीशन ऑफ यूरिया जरूर दिखेगा। ये जो यूरिया आपके लूप ऑफ, ये जो यूरिया आपके कलेक्टिंग डक्ट से निकल के आया था रीएब्सॉर्ब होके, ये वापस इसी में सिक्रीट हो जाता है। कहां पे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो डिसेंडिंग में आपको कोई सिक्रीशन नहीं दिख रहा है, लेकिन असेंडिंग में आपको दिखेगा सिक्रीशन ऑफ यूरिया। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको Na+ का सिक्रीशन दिखेगा, K+ का सिक्रीशन दिखेगा एंड अमोनिया का सिक्रीशन दिखेगा। इट्स एग्जैक्टली सेम, अमोनिया दोनों जगह पे है, यहाँ पे H+ है, यहाँ पे Na+ एंड K+ दोनों दिखता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको बता दिया, कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ K+ एंड H+ की सिक्रीशन, सिलेक्टिव सिक्रीशन होती है। दीज सिक्रीशंस ऑफ आयंस इज मेनली टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सारी सिक्रीशन होती है, एंड बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करने के लिए। नाउ ये आपका पूरा का पूरा एक सिंगल डायग्राम में सारे के सारे जितने भी आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स है, वहां पे क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है और क्या सिक्रीट हो रहा है, सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। पॉइंट वाइज एंड पार्ट वाइज आपके सारी की सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है। तो अब ये जो दोनों हार्मोन्स हमने देखा ना, एल्डोस्टेरॉन या आपका जो ADH, ये हार्मोन्स कहाँ से आया, ये समझेंगे हम इस सिस्टम में। इसका नाम है टू रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या था? हमने अभी पढ़ा कि 125 ml पर मिनट आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है। लेकिन ये 125 ml अगर बिगड़ गया, सपोज कम अमाउंट में आ रहा है या ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, उसे रेगुलेट करने के लिए, वापस 125 ml लाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म वर्क करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम हो गया है, कम अमाउंट में आ रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कम अमाउंट में ब्लड आ रही है, फिल्ट्रेट आ रही है, तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल मैकेनिज्म है जो क्या करेगी, इस सिस्टम को वापस ठीक करने की कोशिश करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों जरूरत है ठीक करने की? कोई बात नहीं, अगर थोड़ा कम हो गया GFR की तो क्या प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम है। अगर जीएफआर रेट कम हुआ है वो मेनली बिकॉज ऑफ बीपी, आपकी ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस में कम है। मैंने क्या बोला था कि ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट आती है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो होता है उसके लिए ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है। अगर इसमें ब्लड प्रेशर कम है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा, और अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है तो क्या होगा, कई मात्रा में यहाँ से वाटर की लॉस होगी आपकी बॉडी से, कई मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की लॉस होगी, Na+ एंड ऑल। तो योर बॉडी विल बिकम डिहाइड्रेटेड, आपके यूरिन से बहुत ज्यादा वाटर निकल के जा रहा है, आपके बॉडी से बहुत ज्यादा सोडियम निकल के जा रहा है यूरिन से, उसे रोकना है। तो उसे रोकने के लिए आपके कुछ सेल्स है बॉडी में, वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं। हालांकि वो नॉर्मल थे, अचानक से एक्टिवेट होते हैं जब वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा वाटर आ गया है, यहाँ तो बहुत ज्यादा Na+ आ गया है, मतलब ये दोनों अभी निकल के यूरिन से बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ सेल आपके डीसीटी में प्रेजेंट है, डीसीटी में ही वाटर एंड Na+ ज्यादा हो गया था ना, ये डिटेक्ट करेंगे, ये कुछ सेल्स जो आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, इनका नाम है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा का काम ही है कि टू चेक द, यहाँ पे लिखा हुआ है टू चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ एंड H2O इन द ट्यूब्यूल। ठीक है, इतना नॉर्मल अमाउंट में H2O एंड Na+ होना चाहिए था, अभी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में H2O एंड Na+ है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर डीसीटी में हाई अमाउंट में Na+ एंड H2O है, डीसीटी सबसे लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, तो मतलब कलेक्टिंग डक्ट से निकल के बाहर बॉडी से बाहर चला जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो ये मैक्यूला डेंसा, ये जेजी सेल एक और सेल है जो आपके एफरेंट आर्टेरियोल्स में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल के अंदर ये जेजी सेल्स प्रेजेंट है, इनका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, तभी जेजी है। तो जेजी सेल एंड मैक्यूला डेंसा ने मिलके बनाया है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये आपकी उस एफरेंट आर्टेरियोल के पार्ट में है जो ठीक डीसीटी के करीब है, ये पूरा आपका जेजी एपरेटस है। ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन एकदम कॉन्वोल्यूटेड है, कॉइल्ड है, ऐसे लोकेटेड है कि डीसीटी इज नियर टू द एफरेंट आर्टेरियोल। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके डीसीटी में H2 और Na+ का अमाउंट ज्यादा हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, तो आपकी मैक्यूला डेंसा सेल ट्रिगर हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और उसने एक सिग्नल भेजा है किसको, एफरेंट आर्टेरियोल के जेजी सेल्स को, कि तुम रेनिन को रिलीज करो, रेनिन को रिलीज करो। रेनिन रिलीज होने से क्या होता है, रेनिन का काम है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। रेनिन इज अ हार्मोन रिलीज्ड इनटू द ब्लड, हर एक हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है, तो ब्लड में रिलीज हुआ और ब्लड वेसल में जाके वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। अगर ब्लड वेसल नॉर्मल ऐसा था, अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होगा, वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर बढ़ेगा, यही हमने पढ़ा है। तो जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर लो था अब बढ़ गया है, तो जीएफआर लो था अब जीएफआर भी बढ़ जाएगा, मुझे मेन यही तो करना था। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, किडनी फंक्शनिंग इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड हार्ट। जेजीए तो हमने देख लिया, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। हाइपोथैलेमस कैसे, हमारा मेन मुद्दा क्या था, हमें बीपी इंक्रीज करना था, क्योंकि बीपी कम हुआ था तभी जीएफआर लो हुआ था, तभी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से निकल रहे थे। तो हमने क्या किया, जेजी सेल से तो हमने बीपी बढ़वा लिया, और भी काम, एक सिर्फ रेनिन अकेला नहीं कर सकता। तो हाइपोथैलेमस भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करेगा, हाइपोथैलेमस में ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस होता है। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम ही है, इसका दूसरा नाम ही है वैसोप्रेसिन, है ना, वैसोप्रेसिन। तो ये जो वैसोप्रेसिन है, इसका मेन काम क्या है, ये आपके डीसीटी में, क्योंकि डीसीटी में कई ज्यादा अमाउंट में H2O एंड Na+ था, इसको रीएब्सॉर्ब कराएगी, कौन, ADH। तभी मैंने बोला था कि डीसीटी से कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होता है, यहां से कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होगा, तो H2O का रीएब्सॉर्प्शन, ये जो H2O का रीएब्सॉर्प्शन है वो ADH करवाएगी डीसीटी से, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन, एंड जिसके वजह से अगेन आपकी बीपी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा H2O अगर ब्लड में आ गया, ब्लड थिन होगा थोड़ा सा ना, H2O अमाउंट ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, है ना, तो जिस वजह से अगेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमने बढ़ा दिया। अब हार्ट का क्या काम है, हार्ट ठीक इन दोनों के अगेंस्ट काम करेगा। आपको ज्यादा भी बीपी नहीं बढ़ाना है,
अगर मैंने सपोज रेनिन रिलीज करने दिया, एडीएच को रिलीज करते गए तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो हमें नहीं होने देना है। तो उस बीपी को रोकने के लिए, बीपी मतलब ज्यादा हाई ना हो जाए, नॉर्मल करने के लिए हार्ट क्या करेगी, जब देखेगी बहुत ज्यादा बीपी हाई हो गया है, अब वीना केवा जो वेन है वो भी हाई प्रेशर में ब्लड लेके आ रहा है, वेन में हमेशा प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर, तो अब वीना केवा भी अगर हार्ट में धक्के से ब्लड ला रहा है तो हार्ट की वॉल ट्रिगर होगी, द एट्रियल वॉल, और वो एएनएफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करेगी। ये एएनएफ क्या करती है, ये ठीक उल्टा काम करेगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ये था, ये वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्टेड था इसको फिर से डायलेट कर देगी, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, फिर से उसने बीपी को डिक्रीज कर दिया, मतलब नॉर्मल डिक्रीज किया, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था उसको उसने नॉर्मल प्रेशर में अगेन ला दिया, 120/80 जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, राइट। अब इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रास सिस्टम, क्योंकि इसमें रेनिन ने काम किया, एंजियोटेंसिन इसमें काम करेगा, एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या है, अगेन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जब आपकी बीपी कम हुई थी जिसके वजह से जीएफआर भी डिक्रीज हुआ था, तो आपके जेजी सेल्स ने रेनिन प्रोड्यूस किया था, यही देखा हमने यहाँ पे, यही देखा था हमने अभी जस्ट यहाँ पे। तो ये जो रेनिन है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो कर रहा है, लेकिन अकेला इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी सिस्टम को वो ट्रिगर करता है, किक स्टार्ट करता है। जैसे कि रेनिन आपके ब्लड में घूमते हुए एक प्रोटीन को, एंजियोटेंसिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहा था, ये लिवर ने प्रोड्यूस किया था, तभी आपके ब्लड में घूम रहा था, इनएक्टिव फॉर्म में मजे से घूम रहा था। रेनिन ने इसको कन्वर्ट किया इनटू अ प्रीकर्सर प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 1। ये जो आपकी इनएक्टिव प्रोटीन ब्लड में घूम रही थी, अभी ये जस्ट प्रीकर्सर बनी है, ये अभी भी काम करने लायक नहीं बनी, इसको काम करने लायक बनाने के लिए एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो रेनिन के अलावा ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करता है, लंग्स रिलीज करती है इसको। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1 बाय रेनिन एंड देन इनटू एंजियोटेंसिन 2। कौन कर रहा है ये नहीं बताया गया था एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, आप पढ़ भी सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 4-5 साल पहले क्वेश्चन पूछा जाता था ACE से, इसीलिए मैंने लिखा है। नाउ एंजियोटेंसिन 2 अब एकदम एक्टिवेटेड वाली प्रोटीन है, अब ये अपना काम करना स्टार्ट करेगी। कैसे? पहला काम वही वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, रेनिन भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, एंजियोटेंसिन 2 ने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया, बीपी इंक्रीज कर दिया इसने कॉन्स्ट्रिक्ट करके। सेकंड, इसने अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके ट्रिगर किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट है, ट्रिगर किया टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ये अगेन आपके डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराएगा Na+ एंड वाटर का, फिर बीपी इंक्रीज कर दिया, तो धीरे धीरे ये फिक्स हो रहा है, जो बीपी लो था वो धीरे धीरे फिक्स हो रही है। थर्ड, आपकी एंजियोटेंसिन 2 ने जाके आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला एडीएच रिलीज करो, सीक्रेट नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है, वो हार्मोन को स्टोर करके रखती है। हार्मोन को बनाया किसने था? हाइपोथैलेमस ने बनाया था इस हार्मोन को, एडीएच को। अब एडीएच को स्टिम्युलेट करेगा कि वो स्टोर्ड था, रिलीज हो जाए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंड एडीएच जाके डीसीटी से फिर रीअब्सॉर्ब कराएगी किसकी? वाटर की, H2O की। फिर से मैंने बीपी इंक्रीज कर दिया, तो फाइनली जो मेरा बीपी लो था, जीएफआर लो था, अब ये ठीक हो चुका है। और अगर ये रास सिस्टम ऐसे वाइल्डली चलता रहे तो बीपी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। उसी को रोकने के लिए हार्ट ANF रिलीज करता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो इसके अगेंस्ट काम करेगी, राइट। तो ANF क्या है, यहाँ पे छोटा सा मैं आप सबके लिए लिख देती हूँ कि जो ये ANF है, ANF इज इक्वल्स टू एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। नाट्रियूरेसिस का मतलब होता है टू एक्सक्रीट आउट Na+, तो ये एक्सक्रीट आउट करेगा Na+ को, ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए, नीचे हो जाए। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। ये था आपका रास सिस्टम। ANF आपकी हार्ट वुड प्रोड्यूस करती है। अब आपने यूरिन तो बना लिया, आपने यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन कर लिया है, सब बढ़िया से यूरिन बन के नेफ्रॉन से निकल के, कलेक्टिंग डक्ट से निकल के आ गया है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। तो कहां से यूरिनरी ब्लैडर में आया? आपने अभी देखा, किडनी से बना था, और किडनी से घूमते हुए, यूरेटर से आते हुए आपके ब्लैडर में आके स्टोर हो गया। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में आपको क्या दिखेगा? तो यहां मैं लिख देती हूँ, दिस इज दी
यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आपको एक छोटा सा खाली जगह दिखेगा अंदर की तरफ जिसका नाम है ट्राइगोन। ट्राइगोन, तो ये ट्राइगोन में जाके यूरिन स्टोर होता है। कितनी कैपेसिटी है आपकी यूरिनरी ब्लैडर की? 500 से 700 ml वो एक टाइम पे होल्ड कर सकता है, लेकिन हमेशा इतना फिल तक नहीं आती है बात। आपकी जब यूरिनरी ब्लैडर आधी फुल हो जाती है ना, तभी आपको यूरिनेशन का अर्ज आता है ना, जो हमें यूरिनेशन का अर्ज हो और हमें पता है बाथरूम है तो हम जाके कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं मिला तो हम रोक भी तो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब हम रोकते हैं और एक्सट्रीम दर्द होने लगता है, मतलब आपका 350 के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ट्राइगोन और स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। और अगर सॉरी ज्यादा होल्ड कर लिया तो निकल जाता है, राइट। तो मेनली हमारे पास एबिलिटी है कि हम इसे रोक सके, क्योंकि यूरिनेशन या मिक्चुरेशन जो प्रोसेस है, रिलीज ऑफ यूरिन, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ठीक है। तो देखो आपके यूरिनरी ब्लैडर में इस तरह से आपको कुछ मसल्स दिखेंगे, स्मूथ मसल्स है, ये पूरे यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स में प्रेजेंट है, इसका नाम है डेट्रूजर मसल। इन मसल के अलावा आपकी यूरिनरी ब्लैडर में आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी दिखता है, हमने पढ़ा था। वो एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम है, लेकिन वो शेप में चेंज हो सकता है, क्यूबॉइडल से स्क्वामस, स्क्वामस से क्यूबॉइडल, इसीलिए ट्रांजिशनल बोलते हैं, इलास्टिक एबिलिटी है उसकी, राइट। तो ये डेट्रूजर मसल स्मूथ मसल्स है, राइट। और आपके ठीक यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिसमें न्यूरॉन्स अटैच्ड है, न्यूरॉन्स ने इनर्वेट किया हुआ है। तो जब भी आपकी यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो जाएगी, 250 से 300 ml फिल्ड हो जाएगी, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और क्योंकि धीरे धीरे ट्राइगोन इंक्रीज हो रहा है ना, ट्राइगोन ऐसे फैल रहा है, तो डेट्रूजर मसल भी थोड़ी सी धीरे धीरे हल्की सी फैल रही है, जिस वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स ट्रिगर हो जाएंगे। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने क्या किया, इसने जाके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजा कि यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल हो गई है, जल्दी से यूरिनेशन के अर्ज को लाओ। तो ये जो अर्ज आपको आ रहा है, आप बाथरूम में गए, आप बाथरूम में जब आप बैठोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, वाया सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, ये जो आपकी स्मूथ मसल है उसको डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनर्वेट नहीं करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके स्केलेटल मसल को डायरेक्ट इनर्वेट कर सकती है मोटर न्यूरॉन से, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल को डायरेक्ट इनर्वेट नहीं करती है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ठीक है। तो कुछ मोटर सोमैटिक न्यूरॉन्स है, ये मोटर सोमैटिक न्यूरॉन्स ने जाके ट्रिगर किया किसको, डेट्रूजर मसल को, कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ट्राइगोन स्क्वीज होगा। अब स्क्वीज होने के बाद यूरिन यहां आ गया यूरिथ्रा में। अब यहाँ पे एक और मसल है, स्मूथ मसल है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इसको ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है ताकि यूरिन अपने आप निकल ना जाए, तो इससे वो रिलैक्स कराएगा कि तुम ओपन हो जाओ, तुम ओपन हो जाओ, ताकि रिलैक्स कर जाओ, ताकि ये यूरिन एक्सक्रीट आउट हो पाए। तो क्या करता है ये सीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट्स द डेट्रूजर मसल एंड रिलैक्सेस द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जिस वजह से मिक्चुरेशन पॉसिबल है, या रिलीज ऑफ यूरिन भी हम इसे बोलते हैं। यूरिथ्रा का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फीमेल में से 4 सेंटीमीटर है और सिर्फ यूरिन कैरी करती है, मेल्स में ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स को ये या सीमेन को कैरी करेगी। नाउ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है ये न्यूरल मैकेनिज्म है, क्योंकि आपने अभी देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ऑन एन एवरेज आप 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं पर डे को, ये भी मैंने पहले आपको बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ भी लिख दिया है। एंड जो आपकी यूरिन की येलोइश जो पिगमेंटेशन है वो मेनली यूरिकोबिलीन के वजह से या यूरोक्रोम के वजह से है, राइट। ये आपके हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तब आपकी यूरिकोबिलीन बनती है। ऑलमोस्ट आपकी जो यूरिन की पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है, 7 के थोड़ा ठीक नीचे है, बट थोड़ा सा ही है, 6 है, 6 is the pH of your urine, that's why it's slightly acidic यहाँ बोला गया है। और 25 to 30 grams of urea is excreted out per day, तो 1.5 लीटर ऑफ यूरिन में आपको 30 grams of urea दिखेगी जो पर डे आपकी, तो दिस इज 30 grams of urea is excreted out per day। कंप्लीट नहीं होता एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, थोड़ा बहुत यूरिया को हम बॉडी में रखते हैं। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी इस वजह से हो सकती है, जैसे कि आपके अगर यूरिन से ग्लूकोज ज्यादा निकल रहा है, हमने क्या पढ़ा कि पीसीटी से आपकी सारी न्यूट्रिएंट रीअब्सॉर्ब हो गई है, ग्लूकोज एंड ऑल, लेकिन तब भी अगर ग्लूकोज आ रहा है दैट मींस द किडनी इज मैल फंक्शनिंग, किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है, या फिर बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, तो जितना भी फिल्टर करे ब्लड से ज्यादा अमाउंट में ही आ रहा है आपका ग्लूकोज।
देखो एक ऐसा तो नहीं है ना कि पीसीटी में आके फिल्ट्रेट रुक गया कि तुम रीएब्सॉर्ब करो फिर मैं जाऊंगा, वो तो मूवमेंट हो रही है फिल्ट्रेट की, तो मूवमेंट के वक्त ही 99% आपकी रीएब्सॉर्प्शन हो रही है। अब मूवमेंट के वक्त ही इतना ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज है कि 70 to 80% रीएब्सॉर्प्शन के बाद भी ग्लूकोज रह जा रहा है, दैट मींस ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई था, दैट मींस डायबिटीज मेलिटस था। डायबिटीज मेलिटस में हम क्या देखते हैं, टाइप 1 में हम क्या देखते हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हुई है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हुई है, तो ग्लूकोज को सेल तक अंदर ले जाने वाला हार्मोन ही नहीं है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लिवर सेल तक ले जाएगा ताकि वो ग्लाइकोजन वहां जाके बने, इंसुलिन है नहीं तो काम नहीं कर सकता। डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका रिसेप्टर ही एब्सेंट है इंसुलिन वाला, तो इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन लिवर सेल के ऊपर जो इंसुलिन का रिसेप्टर है वो मेल फंक्शन कर रहा है, तो इंसुलिन बाइंड ही नहीं कर पा रहा है। बाइंड नहीं करेगा तो ग्लूकोज के लिए गेट कभी ओपन ही नहीं होगा, ग्लूकोज एंटर कर ही नहीं पाएगा कभी अंदर, राइट। तो इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, ग्लूकोज सेल तक पहुंच ही नहीं पा रही है, ब्लड में ही घूमे जा रही है। सो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया इज ग्लाइकोज यूरिया, और इन्हीं पेशेंट में क्योंकि सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, ग्लूकोज ब्लड में ही घूम रहा है, सेल तक पहुंच नहीं रहा है, तो सेल कोशिश करेगा कि वो कहीं और दूसरे सोर्सेस से ग्लूकोज ले, क्योंकि सेल को तो काम करना है, तो वो क्या करेगी, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगी, फैट को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगी। जनरली ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट टूट के आता है ना, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज आएगा, स्टार्च टूट के ग्लूकोज आएगा, लेकिन उसने क्या किया, नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजों को ढूंढा, फैट को ढूंढ के ला रहा है, अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करके ला रहा है। तो ऐसे जो आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस वजह से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो जिनको जिनको ग्लूकोज है, दैट मींस डायबिटीज मेलिटस है, शुगर हाई शुगर है, उनको कीटोन्यूरिया भी आप देखोगे, कीटोन बॉडीज बन रहा है बॉडी में, राइट, बिकॉज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये कीटोन बॉडीज भी यूरिन में प्रेजेंट होगा। सो दीज आर इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। नाउ कुछ और भी डिसऑर्डर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यूरेमिया। यूरेमिया अगर आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, आपकी बॉडी इन द सेंस आपका अगर किडनी काम नहीं कर रहा है ठीक से, यूरिया को ठीक से डाल नहीं रहा है फिल्ट्रेट में, फिल्टर नहीं कर रहा है, सो उस वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड हो सकता है, जिसे हम यूरेमिया बोल सकते हैं। अगर एक्सट्रीम अमाउंट में ये हुआ तो फ्यूचर में जाके किडनी फेलियर तक हो सकता है या रीनल फेलियर हो सकता है। रीनल फेलियर अगर एक बार हो गया तो आपको ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो रीनल फेलियर के वक्त आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि ये नौबत ना आए, तो हमने थोड़ा बहुत अगर यूरेमिया हमने देख लिया कि किडनी फेलियर कर रहा है, तो पहले से ही हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं कि एक आर्टिफिशियल किडनी से हम ब्लड से यूरिया को निकाल दे, क्योंकि यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा था। तो डायलिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीमोडायलिसिस, द प्रोसेस बाय विच यूरिया कैन बी रिमूव्ड इन यूरेमिक पेशेंट। तो ये आपका जनरल एक आइडिया है फॉर हीमोडायलिसिस, फॉर हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज आप अगर समझो, सबसे पहले हम पेशेंट्स की एक कन्वीनियंट आर्टरी ढूंढते हैं। एक्चुअली आर्टरी वेन दोनों को ही ज्वाइन करके एक फिस्ट्यूला बनाया जाता है, लार्ज आर्टरी। तो उस आर्टरी से हमने ब्लड को निकाला, तो ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा है, ये ब्लड यूरेमिक ब्लड है, क्योंकि ये पेशेंट यूरेमिक पेशेंट था। दिस पेशेंट ही वाज यूरेमिक, ही और शी वाज यूरेमिक। इसके ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा था क्योंकि इसकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है ठीक से। तो ये जो यूरेमिक ब्लड हुआ ये निकाला, लेकिन हमने एक हेपारिन पंप भी ऐड किया ताकि ये ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए। बॉडी से ब्लड निकली तो क्लॉटिंग स्टार्ट हो सकती है ना, हमने पढ़ा है। तो ये हेपारिन पंप क्या करेगा, ये एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगी और फ्री फ्लो ऑफ ब्लड आएगा इस यूनिट में। इस यूनिट में इसको हम बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, दैट इज एन आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजिंग यूनिट। ये डायलाइजिंग यूनिट में पता है क्या होता है, कुछ भी नहीं। इस डायलाइजिंग यूनिट में हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन डालते हैं, यहां से फ्रेश डायलाइजेट जा रही है, यहाँ से ये फ्रेश डायलाइजेट जा रही है और यहाँ से एक यूज्ड डायलाइजेट आ रही है। तो फ्रेश डायलाइजेट में क्या होता है, कुछ भी नहीं, कंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट एंड H2O कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली दैट ऑफ प्लाज्मा। आपके ब्लड प्लाज्मा में जितने कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स है, Na+ एंड ऑल, और जितने कॉन्सेंट्रेशन में वाटर है, सेम कॉन्सेंट्रेशन का हम यहाँ पे ऐड करेंगे।
फ्रेश डायलाइजेट। और फ्रेश डायलाइजेट की आप मूवमेंट देखो, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है ना, उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। और ब्लड की मूवमेंट कहां से हो रही थी? ब्लड की मूवमेंट अगेन उल्टे डायरेक्शन में हो रही है। यहां से ब्लड आ रहा था, यहां से ब्लड आ रहा था, ठीक जैसे आप किडनी में काउंटर करंट देखते हो, है ना, आपके ट्यूब्यूल्स में ये आपकी पीसीटी से आया, फिर नीचे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। यहां भी ठीक उल्टा है। लूप ऑफ हेनले में आपने वाजा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या देखा था? रीनल वेन से आ रहा है, राइट, तो वो उल्टा डायरेक्शन में ब्लड जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, उल्टे डायरेक्शन में ब्लड जाएगा। आप क्या देखते हो वहां पे? यूजुअली दिस इज, अगर ये आपकी लूप ऑफ हेनले है और अगर ये आपका वाजा रेक्टा है, ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में ब्लड की मूवमेंट देखते हो, राइट, ये वाजा रेक्टा में। और आप इस डायरेक्शन में फिल्ट्रेट की मूवमेंट देखते हो लूप ऑफ हेनले में। तो ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना, सो दिस इज काउंटर करंट फ्लो। ये काउंटर करंट फ्लो ही मेनली हेल्प कर रही है आपको आपकी यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में और आपके यूरिया के मूवमेंट में। एनीवे, अगर हम डायलाइजेट की बात करें, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में तो देख लिया, इस ऑपोजिट डायरेक्शन के वक्त, मूवमेंट के वक्त, ये ब्लड के अंदर क्या था? ये यूरेमिक ब्लड था, यूरिया हाई अमाउंट में था। और डायलाइजिंग यूनिट में क्या था? सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ, सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ। लेकिन दिस हैज यूरिया, दिस डू नॉट हैव यूरिया। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया मूव आउट कर जाएगी। तो आपके यूज्ड डायलाइजेट में कंटेन्स यूरिया एंड फ्री H2O, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अगर H2O हुआ तो, राइट, तो फ्री यूरिया और H2O आपको यूज डायलाइजेट में बाहर निकलते हुए दिखेगी और एक फ्री क्लीन ब्लड, यूरिया फ्री ब्लड या कम अमाउंट में यूरिया वाला ब्लड मूव करेगी अगेन पेशेंट की बॉडी में वाया अ वेन हम डालेंगे, क्योंकि वेन वापस हार्ट में जाएगा, पूरी अच्छे से प्रॉपर सर्कुलेशन के साथ बॉडी में आएगी। और यहाँ हमने एक एंटी हेपेरिन पंप भी डाल दिया, क्योंकि अगर हेपेरिन ऐसे का ऐसा ही अंदर गया, हेपेरिन के साथ ही अगर ब्लड गया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट है वो आपके व्हाट यू से बर्स्ट ऑफ ब्लड वेसल कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए एक एंटी कोएगुलेटिंग पंप, एंटी हेपेरिन पंप, नॉट एंटी कोएगुलेटिंग, एंटी कोएगुलेटिंग पंप यहाँ ऐड करते हैं, ताकि पेशेंट के पास अगेन लेस हेपेरिन वाली ब्लड वापस, नॉर्मल ब्लड वापस चला जाए। सो दिस डायलाइजिंग यूनिट इज एन आर्टिफिशियल किडनी जो हम यूज कर रहे हैं इस केस में। कुछ और डिसऑर्डर्स अगर हम देखें, जैसे कि रीनल कैल्क्यूली, ठीक है, रीनल कैल्क्यूली, रीनल कैल्क्यूलाई का मतलब है स्टोन, अगर किडनी स्टोन फॉर्मेशन होता है, ये मेनली डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम या डाइट के थ्रू, अगर हम ज्यादा ऑक्सलेट ले रहे हैं, ज्यादा ऑक्सलेट आपको पता है किस में होता है? एक तो पालक में होता है। पालक को अगर इसलिए बोलते हैं कच्चा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आप अगर पालक को ब्लांच कर रहे हो, थोड़ा बॉईल करके फिर उसकी प्यूरी बना के खा रहे हो, तो ये ऑक्सलेट रिमूव हो जाती है। फिर हम जो ये आमंड्स खाते हैं ना, हमें पता है आमंड के छिलके में बहुत अच्छा फाइबर होता है, लेकिन आमंड के छिलके में भी ऑक्सलेट होती है। तो वो ऑक्सलेट अगर ज्यादा अमाउंट में जम गई आपके किडनीज के नेफ्रॉन में, दैट कैन लीड टू स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जैसे ऑक्सलेट फॉर्म विद इन द किडनी। यही दिस थिंग कैन रिजल्ट इनटू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ग्लोमेरुलस में ही अगर इन्फ्लामेशन हो गया, ग्लोमेरुलस ही फिल्ट्रेशन कर रहा था, वो ठीक से ब्लड को फिल्ट्रेट करेगी ही नहीं। तो दीज आर ऑल रिलेटेड, दीज डिसऑर्डर्स आर ऑल रिलेटेड। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने शुरुआत में वी टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, हमने यूरिनरी ब्लैडर देखा, राइट, किस तरह से मिक्सचुरेशन होता है वो देखा, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है, कौन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहा है, कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन क्या है, एक ही डायग्राम में आपको ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट एरोस के साथ। हमने रास मैकेनिज्म देखा, हमने डायलाइजिंग यूनिट देखा एंड कुछ डिसऑर्डर्स भी आज हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था आप आज का पूरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। आई गेस आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल।
So see you then. Thank you so much. Take care of your health और खुश रहना. Thank you very much.